हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म के बारे में। कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ने से पहले हम लोग सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा आइडिया लेंगे। सॉल्यूशन ये क्या होता है? इट इज द होमोजीनियस मिक्सचर of two or more components if two or more components are mixed together homogeneously then it is called the solution। यहाँ पे सॉल्यूशन में दो पार्ट होंगे, एक होगा सॉलिड, दूसरा होगा सॉल्वेंट। अब यहाँ पे जो कंपोनेंट होंगे उसमें एक कंपोनेंट को हम यहाँ पे सॉल्यूट ले लेंगे और एक कंपोनेंट को हम सॉल्वेंट ले लेंगे यदि उस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट को मिक्स कर दिया गया है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे जनरली जो देखा जाता है वो कम अमाउंट वाले जो कंपोनेंट होते हैं उसको सॉल्यूट ले लेते हैं और ज़्यादा अमाउंट वाले जो कंपोनेंट होते हैं उसको हम सॉल्वेंट ले लेते हैं। जैसे में यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात करें तो जैसे में कोई सॉलिड है प्लस लिक्विड है और ये मिलके सॉल्यूशन बनाता है और सॉल्यूशन भी क्या होता है? लिक्विड में होता है। तो यहाँ पे हम सॉल्यूट को सॉल्यूट बोलेंगे और लिक्विड को सॉल्वेंट बोलेंगे। यदि यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे लिक्विड और लिक्विड का मिक्सचर है और यहाँ पे सॉल्यूशन बनता है, वो भी आपका लिक्विड फॉर्म में होता है सॉल्यूशन। देन मोर अमाउंट जिसका होगा उसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे और जिसका लेस अमाउंट होगा उसको हम सॉल्यूट बोल देंगे। जैसे एग्जाम्पल में C2H5OH प्लस H2O इसका मिक्सचर है, वाटर और एथेनॉल का मिक्सचर है, एक सॉल्यूशन देगा ये होमोजीनियसली मिक्स्ड है यदि तो यहाँ पे मान लीजिए ये है आपका 2 मोल और ये है 20 मोल। तो ये 20 मोल ज़्यादा है इसलिए ये सॉल्वेंट का काम करेगा और ये सॉल्यूट का काम करेगा। सपोज डैट C2H5OH H2O है और ये यदि 2 मोल है और ये यदि 20 मोल है तो यहाँ पे सॉल्वेंट का काम करेगा और यहाँ पे सॉल्यूट का काम करेगा। तो इस तरह से हम देख क्या रहे हैं कि ज़्यादा अमाउंट में जो होता है जनरली उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। जो कम अमाउंट में होता है उसको हम सॉल्यूट बोल देते हैं। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। जनरली हम जितने भी सॉल्यूशन बनाते हैं उसको वाटर में ही बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द एक्वस सॉल्यूशन। और उस केस में हम वाटर को ही क्या ले लेते हैं? सॉल्वेंट ले लेते हैं।
अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म के बारे में। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। हमने देखा सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का कंपोनेंट एक सॉल्यूट होता है और दूसरा सॉल्वेंट होता है, यदि उसमें दो कंपोनेंट रखा गया है तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन टर्म के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म में पहले हम देखेंगे व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन, इसका जो सिंपल मीनिंग है तो कॉन्सेंट्रेशन मीन्स होता है that is the quantity of solute present in per unit quantity of solution or solvent। concentration का मतलब होता है quantity of solute present in per unit quantity of solution और solvent पर यूनिट क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं या सॉल्वेंट लेते हैं, उसमें सॉल्यूट की कितनी क्वांटिटी होगी इसी को हम कॉन्सेंट्रेशन समझेंगे। तो यहाँ से हम डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसमें जो फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे वो है परसेंटेज वेट बाई वेट। इसको हम बोलते हैं परसेंटेज मास बाई मास बोल सकते हैं, वेट बाई वेट बोल सकते हैं, या परसेंटेज बाई मास बोल सकते हैं। सबका मीनिंग एक ही होता है। सो यहाँ पे परसेंटेज वेट बाई वेट मतलब परसेंटेज वेट बाई वेट और इसको परसेंटेज बाई मास भी बोला जा सकता है, परसेंटेज बाई मास। अब यहाँ परसेंटेज वेट बाई वेट का सिंपल मीनिंग होता है कि इट इज़ द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सो इसका मतलब है कि इट इज़ द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसका सिंपल मतलब ये है कि परसेंटेज वेट बाई वेट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन in gram. This term give the mass of solute present in per gram of the solution into 100. 100 means per 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसके डेफिनेशन से हम परसेंटेज वेट बाई वेट लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 100। तो ये हो गया परसेंटेज वेट बाई वेट का फॉर्मूला। एग्जाम्पल में देखें, यहाँ पे एग्जाम्पल में यहाँ पे देखें, जैसे में 10% वेट बाई वेट इक्वल्स सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। एक्वस मीन्स वाटर, वाटर में जो सॉल्यूशन बनाया जाता है उसको हम एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। और 10% वेट बाई वेट एक्वस सॉल्यूशन कहने का मतलब ये है कि 10 ग्राम
यूरिया इज present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे सॉल्यूट क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया यूरिया। सॉल्वेंट क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया वाटर। और सॉल्यूशन क्या है? दोनों का होमोजीनियस मिक्सचर है जिसका मास 100 ग्राम है, यूरिया का मास 10 ग्राम है। सो यदि सॉल्वेंट की मास यहाँ से पूछा जाए तो 100 माइनस 10 ये 90 ग्राम वाटर यहाँ पे हो जाएगा। सो सिंपल परसेंटेज वेट बाई वेट का मतलब ये होता है। जैसे यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है कि 20 ग्राम C2H5OH इज present in 2000 ग्राम ऑफ इट्स aqueous solution, then find परसेंटेज वेट बाई वेट। सिंपल सा क्वेश्चन है तो हम बोलेंगे यहाँ परसेंटेज वेट बाई वेट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट। और मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे C2H5OH क्या है? सॉल्यूट है, एथेनॉल सॉल्यूट है, और वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट है, और 200 ग्राम टोटल सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है। सो मास ऑफ सॉल्यूट 20 ग्राम हो गया और 2000 ग्राम जो है वो मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया इनटू 100। सो यहाँ से ये 10% आंसर आ गया। सो परसेंटेज वेट बाई वेट इक्वल टू 10%। अब नेक्स्ट टर्म हम देखने जा रहे हैं परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म को हम लोगों ने पढ़ लिया, डेट इज द परसेंटेज वेट बाई वेट। दूसरा टर्म है परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, यहाँ पे परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम कहने का मतलब है हमने सॉल्यूट का मास लिया है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिया है। तो इसका सिंपल मीनिंग ये है कि इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम present in 100 milliliter of solution, 100 milliliter of solution। W by V, weight by volume, mass of solute, weight of solute, V represent the volume of solution। So it is the mass of solute in gram present in 100 milliliter of solution। इसको हम लिखेंगे परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट
in gram divided by volume of solution in milliliter. This term give the mass per milliliter of solution into हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनीशन. सो ये हो गया परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम का फॉर्मूला. अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल में हम देखेंगे कि यहाँ पे दिया हुआ है यदि 5% वेट बाई वॉल्यूम aqueous solution of C2H5OH, इसका मतलब ये हुआ कि 5 ग्राम C2H5OH is present in 100 milliliter of its aqueous solution. तो परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम मीन्स weight of the solution in gram present in 100 milliliter of the solution. This is the percentage weight by volume. नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. नेक्स्ट है परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम. परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम. परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम मीन्स यहाँ पे हम सॉल्यूट का भी वॉल्यूम लेंगे और सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम लेंगे. तो इसको डिफाइन करने के लिए हम इसको बोल सकते हैं, इसका सिंपल मीनिंग ये है कि इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट in milliliter present in 100 milliliter of solution. 100 milliliter of solution. It is the volume of solute in milliliter present in 100 milliliter of solution. सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इनटू 100. तो ये परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया. जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखेंगे, यदि 10% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम दिया हुआ है C2H5OH एक्वस सॉल्यूशन, तो इसका मतलब है कि 10 milliliter of C2H5OH is present in 100 milliliter of its aqueous solution.
नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म, तो इस तरह से हम तीन अभी कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़े और तीन कॉन्सेंट्रेशन टर्म में पहला था परसेंटेज वेट बाई वेट, दूसरा था परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम और तीसरा था परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। ये डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जो किसी सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को डिफरेंट तरह से रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म फोर्थ में यहाँ पे देखेंगे हम लोग मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम x से। मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं हम x से। अब मोल फ्रैक्शन मीन्स होता है कि इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए पार्टिकुलर कंपोनेंट it is the ratio of number of moles of a particular component to total number of moles present in the solution to total number of moles present in the solution so it is the ratio of number of moles of a component to the total number of moles of all components present in the solution। तो ये क्या है, रेशियो है। अब मान लीजिए यहाँ पे एक सॉल्यूशन है जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट यहाँ पे मिलाया गया है। सपोज डैट यहाँ पे तीन कंपोनेंट मिलाया गया है ए, बी एंड सी। यदि एक को हम सॉल्वेंट लेते हैं तो बाकी सबको हम क्या लेंगे, सॉल्यूट लेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए कि ए का नंबर ऑफ मोल्स Na है, बी का Nb है और सी का Nc है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उसको, Na इज द number of moles of A, Nb is the number of moles of B, Nc is the number of moles of C। ये आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है जिसमें तीन कंपोनेंट है और तीनों कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है। तो हम ईच कंपोनेंट के लिए, एवरी कंपोनेंट के लिए, प्रत्येक कंपोनेंट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड फॉर ईच कंपोनेंट। सो यहाँ पे हम लिख रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स ए एंड दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाई टोटल नंबर्स Na प्लस Nb प्लस Nc। उसी तरह मोल फ्रैक्शन ऑफ बी XB, दिस इज इक्वल टू Nb डिवाइड बाई Na प्लस Nb प्लस Nc। और तीसरा है मोल फ्रैक्शन ऑफ C that is represented by XC and this is the NC, Na plus Nb plus Nc। तो इस तरह से तीन कंपोनेंट है और तीनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को हमने डिफाइंड किया। अब यहाँ पे देखेंगे क्या
कि यदि सबका सम कर दें हम XA प्लस XB प्लस XC तो इसको 1 आना है। फ्रैक्शन कहने का मतलब है इसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। परसेंटेज कहने का मतलब है इसका वैल्यू 0 से 100 के बीच में लाई करेगा। सो XA प्लस XB प्लस XC इक्वल टू 1। अब यहाँ पे इसको जनरलाइज करके हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि समेशन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स present in the summation of mole fraction of all the components present in the solution is equal to 1. So I represent the component I, यहाँ पे 1 से लेके n component है। So this sum is equal to 1 and कोई किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन है xi वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। मैं यदि बोलूं कि मोल फ्रैक्शन 0 है इसका मतलब है सॉल्यूशन में वो कंपोनेंट है ही नहीं। यदि मैं बोलूं कि मोल फ्रैक्शन इक्वल टू 1 है इसका मतलब है कि सॉल्यूशन में सिर्फ एंड सिर्फ एक ही कंपोनेंट है, मतलब वही कंपोनेंट वहाँ पे प्रेजेंट है, सिर्फ एक ही कंपोनेंट उसमें दिया हुआ है। इसका सिंपल मतलब ये होता है। इसलिए किसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 0 और 1 के बीच में उसका वैल्यू लाई करता है। सो ये मोल फ्रैक्शन के बारे में हम लोगों ने देखा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 92 ग्राम C2H5OH और 180 ग्राम वाटर एंड 32 ग्राम CH3OH are mixed together then find the mole fraction of each component present in the solution। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे पहले तो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? मास गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास। हम इसका मोलर मास फाइंड आउट करेंगे 12 × 2 + 6 + 16 तो ये हो जाएगा 24 6 30 30 10 40 46 और 92 ग्राम दिया हुआ है तो नंबर ऑफ मोल्स 2 हो जाएगा। सो नंबर ऑफ मोल्स C2H5OH इक्वल टू 92 डिवाइड बाई 46 इक्वल टू 2। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स H2O
H2O इसका मास 180 ग्राम और वाटर का मोलर मास 18 10 और नंबर ऑफ मोल्स CH3OH यहाँ पे हम देखेंगे 32 ग्राम ये मास दिया हुआ है और इसका मोलर मास देखेंगे CH3OH का 12 + 4 + 16 ये हो गया 32। सो इसका मोलर मास भी 32 है। सो यहाँ पे 32 ग्राम आ जाएगा, मतलब 1 मोल आपका CH3OH का दिया हुआ है। सो यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH इक्वल टू 2 डिवाइड बाई टोटल मोल्स 2 + 10 + 1 2/13। उसी तरह मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O इक्वल टू 10/13 एंड नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH इक्वल टू 1/13। तो इस तरह से मोल फ्रैक्शन हम 3 कंपोनेंट थे, तीनों कंपोनेंट का फाइंड आउट कर लिए। यदि 2 का मोल फ्रैक्शन हमने फाइंड आउट कर लिया तो थर्ड को निकालने के लिए 1 माइनस सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 कंपोनेंट हम लोग कर सकते हैं। ये या यदि कोई कंपोनेंट कोई मिक्सचर दिया हुआ है उसमें 2 कंपोनेंट है और एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हमको पता है तो दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हम 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट कर सकते हैं। 1 से उसको घटा देंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कंपोनेंट हमको निकल जाएगा, उसको अलग से निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ से मान लीजिए कि A और B 2 कंपोनेंट है और इसका XA है और XB है। सो XA + XB = 1। सो XA = 1 माइनस XB हो जाएगा। एक का मोल फ्रैक्शन पता है तो दूसरा का भी हम लोग 1 में से माइनस कर देंगे तो वो निकल जाएगा। सो इस तरह से हम लोग ने मोल फ्रैक्शन के बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया। अब नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म हमारा है दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन नेक्स्ट कंपोनेंट है, नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन मीन्स सिंपल मतलब होता है इसका कि इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम present in 1 liter of solution, 1 liter of solution. It is the mass of solute in gram present in 1 liter of solution. This is the strength of solution. So यहाँ से strength of solution equal to mass of solute in gram divided by volume of solution in liter। तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन यदि क्वेश्चन में कहीं दिया गया है तो उसका सिंपल मतलब ये होता है, हम उसको ऐसे निकालेंगे। जैसे में यदि दिया हुआ है कि एग्जाम्पल में स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन 10 ग्राम पर लीटर, तो इसका सिंपल मतलब है कि 10 ग्राम सॉल्यूट
is present in 1 liter of solution, 1 liter of solution, 10 gram solute is present in 1 liter of solution। जैसे में यहाँ पे क्वेश्चन है 10 ग्राम यूरिया इज present in 2 liter of solution, then strength of solution equal to mass of solute in gram divided by volume of solution in liter। सो यहाँ पे 5 ग्राम पर लीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि %10 वेट बाई वॉल्यूम equals solution of urea is taken, find the strength of solution, find the strength of solution। तो इसका सिंपल मतलब है कि 10% वेट बाई वॉल्यूम दिया हुआ है, यानी 10 ग्राम यूरिया इज present in 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। सो यहाँ से स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो हो जाएगा 10 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, दैट इज 0.1। इसका सिंपल मतलब है कि 100 ग्राम पर लीटर, 100 ग्राम पर लीटर। सो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम पर लीटर हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म को दूसरे कॉन्सेंट्रेशन टर्म में हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया। अब नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सिक्स्थ में पीपीएम इसका मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम ये ऐसा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जो काफ़ी डाइल्यूट सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं हम इसका। इट इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट concentration of very dilute solution, इसका सिंपल मतलब है कि जहाँ पे अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा है विथ रेस्पेक्ट टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, तो उस केस में हम क्या करेंगे, पीपीएम कॉन्सेंट्रेशन का यूज करते हैं।
ppm का मतलब है कि इट इज़ द पार्ट्स ऑफ solute present in per it is the parts of solute present in per 10 to the power 6 parts of solution। इसका मीनिंग अगर मास के टर्म में कहा जाए तो हम बोल सकते हैं कि इट इज़ द मास ऑफ solute, it is the mass of solute in gram present in 1 million ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ पे पर मिलियन की बात हो रही है, तो पर मिलियन मीन्स 10 टू द पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन लेंगे और उसमें सॉल्यूट का कितना मास है, डेट इज कॉल्ड अ ppm। इट इज़ द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम present in 10 to the power 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ppm इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इंटू 10 टू द पावर 6, क्योंकि n मिलियन इक्वल टू 10 टू द पावर 6। सो इस तरह से हम ppm को यहाँ पे डिस्कस किए। अब यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल में मैं यहाँ पे लिख दूँ कि 2 ppm CaCl2 एक्वस सॉल्यूशन। इसका सिंपल मतलब है कि 2 ग्राम CaCl2 इज present in 10 to the power 6 ग्राम of 10 to the power 6 ग्राम of its aqueous solution। तो इस टर्म का यूज हम करते हैं वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, काफ़ी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस कॉन्सेंट्रेशन टर्म का हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है। उसी तरह पार्ट्स पर मिलियन जैसा ही क्या है, पार्ट्स पर बिलियन होता है, ppb पार्ट्स पर बिलियन, तो डिफाइन होता है डेट इज द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम present in 10 to the power 9 ग्राम, मतलब 1 मिलियन ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। अब यहाँ पे नेक्स्ट टर्म हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ppb ppm जैसा ही है, डेट इज द ppb इट मीन्स पार्ट्स पर बिलियन, और इसका सिंपल मतलब हम लिखेंगे ppb मीन्स मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाई
mass of solution in gram into 10 to the power 9, 1 बिलियन इक्वल टू 10 टू द पावर 9। सो यहाँ पे हम 10 टू द पावर 9 यहाँ पे लिख देंगे। पार्ट्स पर बिलियन, ये भी क्या है, पार्ट्स पर मिलियन जैसा ही है, ppm जैसा ही है, ठीक है। तो ये और ज़्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए कॉन्सेंट्रेशन टर्म यूज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है कि 2 ppm CaCl2 aqueous solution is taken। पहला क्वेश्चन ये है, फाइंड परसेंटेज वेट बाई वेट। दूसरा क्वेश्चन ये है, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ CaCl2, मोल फ्रैक्शन ऑफ CaCl2। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि परसेंटेज वेट बाई वेट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट। अब यहाँ पे पहले इसका मीनिंग देखेंगे कि 2 ppm मतलब 2 ग्राम CaCl2 इज present in 10 to the power 6 gram of its aqueous solution। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि परसेंटेज वेट बाई वेट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे 2 ग्राम है और मास ऑफ सॉल्यूशन जो है वो 10 टू द पावर 6 ग्राम है इनटू 100। सो इसको हम बोल सकते हैं कि दिस इज द परसेंटेज वेट बाई वेट का वैल्यू ए आ गया, डेट इज द 2 इंटू 10 टू द पावर -4%, 2 इंटू 10 टू द पावर -4%। सो ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट हम लोग मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करने जा रहे हैं। सेकेंड में मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमको मोल चाहिए CaCl2 का और वाटर का। सो हम यहाँ पे देखेंगे कि सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है और यहाँ पे सॉल्यूशन है। यहाँ पे जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूट है CaCl2 और ये है 2 ग्राम। यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो है 10 टू द पावर 6 ग्राम। सो यदि सॉल्वेंट का हम वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये क्या है, काफ़ी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, इसीलिए यहाँ पे हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे हम मास ऑफ सॉल्वेंट लगभग मास ऑफ सॉल्यूशन के बराबर ले लेंगे। हमको कैलकुलेशन करने में इजी रहेगा, मतलब हम अप्रॉक्स इसका आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। सो एग्जैक्ट यदि फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो ये सॉल्वेंट का 10 टू द पावर 6 -2 ग्राम हो जाएगा। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCl2 इक्वल टू CaCl2 इक्वल टू 2 डिवाइड बाई इट्स मोलर मास, डेट इज द 40 प्लस 35.5 इंटू 2, डेट इज इक्वल टू 71 and 41 1 कर देंगे, डेट इज 2 डिवाइड बाई 1 इसका मोलर मास हो गया। और सॉल्वेंट का NH2O इक्वल टू एग्जैक्ट वैल्यू जो होगा 10 टू द पावर 6 -2 डिवाइड बाई 18, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O आ जाएगा। अब यहाँ से हम मोल फ्रैक्शन ऑफ CaCl2 फाइंड आउट करेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ CaCl2, तो हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCl2 डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCl2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, ये इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCl2। यहाँ पे हम देख क्या रहे हैं, 2 डिवाइड बाई
111 डिवाइड बाई यहाँ पे 2 डिवाइड बाई 111 प्लस NH2O 10 टू द पावर 6 माइनस 2 डिवाइड बाई 18। अब यहाँ पे इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए हम इसका अप्रॉक्स मेथड यूज करेंगे। और यहाँ पे हम 2 डिवाइड बाई 111 इसको हम बोल सकते हैं कि ये 10 टू द पावर 6 माइनस 2 लगभग क्या है 10 टू द पावर 6 के पास में आएगा। और 2 बाई 111 10 टू द पावर 6 डिवाइड बाई 18 से बहुत छोटा है, इसलिए अप्रॉक्स करके हम लिख सकते हैं 2 डिवाइड बाई 111 10 टू द पावर 6 माइनस 10 टू द पावर 6 माइनस 2 इक्वल टू 10 टू द पावर 6 डिवाइड बाई 18 लगभग इसके बराबर ये आ जाएगा। 2 डिवाइड बाई इसके रेस्पेक्ट में हमने क्या कर दिया, इसको भी नेगलेक्ट कर दिया, ये भी बहुत कम आएगा, इसीलिए इसको हमने क्या किया नेगलेक्ट कर दिया। सो 10 टू द पावर 6 माइनस डिवाइड बाई 18 आ गया। सो दिस वैल्यू बराबर हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 111 इंटू 18 डिवाइड बाई 10 टू द पावर 6। सो मोल फ्रैक्शन हम क्या करेंगे ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे, उसका आंसर उतना हो जाएगा। सो इस तरह से हमने ये भी क्या किया, एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म को दूसरे कॉन्सेंट्रेशन टर्म में हमने कन्वर्ट किया। ppm अगर दिया हुआ था तो वहाँ पे परसेंटेज वेट बाई वेट और मोल फ्रैक्शन ऑफ CaCl2 यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया। तो इस तरह से हमने ppm पढ़ा, मोल फ्रैक्शन और परसेंटेज वेट बाई वेट में रिलेशन पढ़ा। ठीक है।